नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। दोनों देशों के बीच युद्ध का आज 16वां दिन है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका के साथ मिलकर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार तैयार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के इन आरोप का जवाब देते हुए कहा कि मैं एक योग्य देश का योग्य राष्ट्रपति और 2 बच्चों का पिता हूं। मेरी जमीन पर कोई बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार नहीं है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले जारी हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में यूक्रेन से करीब 1 लाख लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं फेसबुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूसी आक्रमण और पुतिन के खिलाफ खुलकर बोलने की अनुमति भी दे दी है। वहीं यूक्रेन में फंसी भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार लगातार ऑपरेशन गंगा अभियान चला रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों छात्रों को वतन वापस लाया गया है। सुमी से छात्रों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान सुबह भारत पहुंचा। वह दूसरी इंडिगो की फ्लाइट करीब 1:30 बजे भारत वापस आ गई। वह तीसरा एयरफोर्स का विमान 12 बजे हिंडन एयरबेस पर लैंड करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध आखिर कब खत्म होगा। आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी की पोलैंड से यह खास ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शेल्म रेलवे स्टेशन पर जो कि यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास है और यहाँ पर पिछले 15 दिनों में तकरीबन 1.5 लाख यूक्रेनियन नागरिक अपना देश छोड़कर आ चुके हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये तमाम लोग, ये तमाम परिवार दरअसल यूक्रेन को छोड़कर अब पोलैंड में शरण के लिए आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अपना सब सामान, जितना सामान ये समेट पाए, जाहिर है युद्ध के हालातों में निकलना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। और जितना भी ये सामान, ज़रूरी सामान अपने साथ समेट पाए, उसको लेकर ये जो उनके पड़ोसी देश हैं वहाँ के लिए निकले। और यहाँ शेल्म रेलवे स्टेशन पर तकरीबन अभी के समय में भी हज़ारों की संख्या में यूक्रेन के नागरिक मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं, यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि कई लोगों ने पिछली कई रातें बॉम्ब शेल्टर्स में बिताई हैं। जाहिर है उनकी वजह से जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनको रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जो कि जर्मन डॉक्टर्स उसको ऑपरेट करते हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं ये तमाम आप देख पा रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, ये जर्मनी के हैं और यहाँ पर आकर एज अ वॉलंटरी सर्विस यानी इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और जाहिर है ये चाहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द फर्स्ट एड दिया जाए, क्योंकि कई लोग इंजर्ड हैं, बहुत मुश्किल हालातों में वो अपना देश छोड़कर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनको एक ट्रॉमा भी है कि किस तरीके से इनके देश पर इस वक्त एक जंग को लाद दिया गया है। और ये तमाम परिवार, इनको ये भी श्योरिटी नहीं है कि ये वापस जा भी पाएंगे अपने देश या नहीं जा पाएंगे। तकरीबन 25 लाख यूक्रेनियन नागरिक अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी के तौर पर जा चुके हैं। और जो ये नंबर है ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ लोग अपने परिवारजनों के साथ आ रहे हैं, बल्कि जो अपने पेट्स हैं उनको भी अपने साथ लेकर आ रहे हैं, ताकि आगने वाली जो जिंदगी है वो अपनों के साथ बिताई जा सके। बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं जितने भी बॉर्डर एरियाज पर गया, मैंने एक ही जैसी तस्वीरें देखी। परिवार, बेहाल परिवार अपने बच्चों के साथ यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर स्टेशंस पर पहुँचते हैं। यहाँ पर उनको वॉलंटियर्स मिलते हैं। जितने भी जो नेबरहुड्स हैं जो बॉर्डर के पास हैं, जो वो तमाम जो पोलिश इलाके हैं उनको रिलीफ सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है, ताकि इन लोगों की मदद की जा सके। पोलैंड ने अपना बॉर्डर पूरी तरीके से खोल दिया है यूक्रेनियन नागरिकों के लिए। और जितने भी लोग हैं जो पोलैंड में आना चाहते हैं इस समय, उनको बिना वीज़ा के, बिना डॉक्यूमेंट्स के आने दिया जा रहा है। क्योंकि जाहिर है जो सिचुएशन वहाँ पर है उस सिचुएशन में इन लोगों के लिए वहाँ पर रुक पाना बेहद मुश्किल है। यहाँ से अब इन लोगों को जो
पास में जो अलग अलग रिलीफ सेंटर्स बनाए गए हैं उन रिलीफ सेंटर्स में लेकर जाया जाएगा और उसके बाद इनको वॉर्सो लेकर जाया जाएगा और वॉर्सो से फिर इनको देश के यानी पोलैंड के अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा ताकि ये वहाँ पर रह सकें। और जाहिर है सरकार यहाँ की चाहेगी कि एटलीस्ट टेम्पररी बेस यानी शॉर्ट टर्म के लिए इन लोगों को अपने यहाँ पर रहने की ये तस्वीरें आपने देखी कि आखिर वहां पर किस तरीके से हालात हैं और किस तरीके से वहां पर कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं। पोलैंड रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राहुल गौतम लगातार वहां पर बने हुए हैं। राहुल, क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, क्या हालात है वहां पर? देखिए, मैं मौजूद हूं यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर और ये एक चेक पॉइंट है, इसका नाम है जोशिन। और आप ये देख सकते हैं ये रिलीफ कैंप्स यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ पर लगातार यूक्रेनियन नागरिक जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं अपना सब कुछ छोड़कर, क्योंकि जाहिर है उनके देश में फिलहाल एक जंग चल रही है, उनका देश एक वॉर जोन बन चुका है। लोगों को जिस तरीके का भी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो मिलता है उसके थ्रू वो यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो पैदल हो। कई लोगों को यहाँ पैदल पहुंचते देखा मैंने। अगर गाड़ियां मिल पा रही हैं तो गाड़ियों के थ्रू पहुंच रहे हैं, लेकिन वो अपने देश से निकलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि हालांकि 25 लाख से ज्यादा जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो अपना देश छोड़ चुके हैं पिछले 15 दिनों में, लेकिन अब जो नंबर है वो नंबर अब कम हो गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो युद्ध है अब वो एस्केलेट हो रहा है, वो और भीषण हो रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों का निकलना और मुश्किल हो गया है। इसलिए जो नंबर से जो मैं पहले देख रहा था, क्योंकि मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं जो बॉर्डर इलाके हैं, तो मैं देख रहा हूं कि अब जो लोगों का आने का सिलसिला है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो अपने ही शहरों में कैद हो गए हैं। लगातार बमबारी हो रही है। एक शहर है मारियोपोल यूक्रेन का, उसमें राहुल अभी आपने कहा बमबारी वो कितनी देर पहले हुई है, क्या कोई अपडेट है? क्या आप जहां पर मौजूद है क्या वहां आसपास क्या बमबारी हो रही है क्या? देखिए, मैं जहां मौजूद हूं उससे 60 किलोमीटर अंदर एक जगह है, वहां पर बताया जा रहा है कि बॉम्ब जो है वो गिरा है और वो ट्रेन के पास गिरा है। ये जो लोग जो यहां पर पहुंच रहे हैं लगातार यूक्रेन के, इनसे जब हमने बात की उन्होंने कहा कि मारियोपोल हो या लवीव हो या कीव हो या खार्किव हो, इन शहरों पर लगातार बमबारी हो रही है। कल बताया जा रहा है कि एक मैटरनिटी हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी हुई, जिसको लेकर बहुत कंडेमिनेशन भी झेलने को मिला। रशिया को जाहिर है जो यूक्रेन है वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि वो एक जेनोसाइड कर रहा है, एक जनसंहार कर रहा है उनके देश में, और लोगों की जो जान है वो बेवजह ले रहा है। आपको एक बात समझनी होगी कि अब रशिया ने एक नया आरोप लगाया है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन के पास बायोलॉजिकल वेपन्स है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी वो उसके पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हैं यूक्रेन के पास जिससे एक साथ हजारों या लाखों लोगों की जान ली जा सकती है। अब ये याद कीजिए, जब इराक पर वॉर की गई थी, जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया था, तब भी हमने यही सुना था कि उनके पास बायोलॉजिकल वेपन्स है या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। हालांकि वो ऐसा बाद में कुछ नहीं मिला। जो ये अब आरोप है, जाहिर है इससे युद्ध को एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है, एक नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जो यूक्रेनी नागरिक हैं वो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अपने शहरों में बंद हो गए हैं, उनका निकल पाना बहुत मुश्किल है। राहुल, अगर हम बात करें, देखिए रेफ्यूजीज की जो आने की जो संख्या आप दिखा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले खबर सामने आई है जहां पर पुतिन ने कहा है कि जो यूक्रेन से बात होगी उसमें एक पॉजिटिव चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? क्या बातचीत पॉजिटिव में लिया जा रहा है? देखिए, यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो ये मानते हैं कि ज़ेलेंस्की जिस तरीके का जो रेजिस्टेंस है वो दे रहे हैं, जिस तरीके से अपने देश को एकजुट रखकर रशिया जैसी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, वो एक काबिल तारीफ है। और जितने लोगों से मैंने बात की, कम से कम ये लगा कि वो ज़ेलेंस्की के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल राहुल, अपना खूब ख्याल रखें आप और ध्यान भी रखें, निगाहें बनाए रखें, क्योंकि तमाम अपडेट्स जो है लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर हालात बेहद चिंताजनक भी हैं, तो आप अपना खूब ख्याल रखें। एक बार रुक करते हैं, हमारे साथ एक विशेष पैनल भी जुड़ा हुआ है जिनसे हम जानेंगे कि 16 दिन बीत चुके हैं, यानी कि 16वां दिन चल रहा है। हालांकि यह युद्ध कब तक खत्म होगा, हमारे साथ वो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत बहुत
स्वागत है माथुर साहब। और रंजीत कुमार जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, रंजीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले माथुर साहब आपसे ही सवाल कर लेते हैं। सर, अभी कुछ देर पहले ये ट्वीट जो है, ये खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर पुतिन ने ये कहा है कि हम बातचीत करेंगे और ये संभावनाएं बन रही है कि जब बातचीत होगी तो ये युद्ध खत्म होगा। आपका आंकलन क्या कह रहा है सर? 16वां दिन है, लगातार युद्ध जारी है और रूस की सैनिक कीव के एकदम नजदीक पहुंच चुकी है सर। देखिए, मैं एक बार फिर मैं कई चैनल पे ये बात बता चुका हूं, मैं आपको भी आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच, ये लड़ाई 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली लड़ाई चल रही है। वो 3 फ्रंट हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर कह लें या उसको आप प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कह लें। एक फ्रंट वो है। दूसरा फ्रंट है इकोनॉमिक वॉरफेयर या फाइनेंशियल वॉरफेयर, वो दूसरा फ्रंट है। और तीसरा फ्रंट है ग्राउंड वॉरफेयर। जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये तीनों फ्रंट साइमल्टेनियसली यहां पर चल रहे हैं, और तब तक हमें ये क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा कि ये जो हरकतें हो रही है ये क्या हो रही है। तो जो खबरें आपके पास आ रही हैं, जो वीडियोस आपके पास आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो पुतिन का स्टेटमेंट हो, चाहे वो बाइडेन का स्टेटमेंट हो, चाहे वो शी जिनपिंग का स्टेटमेंट हो, चाहे वो जेलेंस्की का स्टेटमेंट हो, ये तमाम एक ब्रॉडर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किसी भी युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, इसमें कोई किसी को संदेह ना हो। कि जितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, कि ग्रीस में अमेरिका का एक रसद लेकर के शिप पहुंच गया है, पोलैंड में सैनिक आ गए हैं और आपका जहाज दे रहे हैं, यहां मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत हो रहा है। अभी तक जो था उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर फ्रंट में जो अमेरिका, यूक्रेन और ईयू की टीम है, वो टीम जीत रही थी। अब रशिया से भी इस प्रकार के आने शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि आप बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, ये तमाम उसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, और अगला सवाल मेरा यही है सर, अगला सवाल मेरा यही है। कुमार जी, रंजीत जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। सर देखिए, तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं और बड़ी बात यह है कि अगर ये आरोप सच हैं तो क्या रूस सही कर रहा है? क्योंकि देखिए, बिना इनपुट के इतना बड़ा आरोप लगाना शायद गलत होगा। रंजीत जी। चलिए, रंजीत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। माथुर साहब, आपसे ही सवाल करते हैं सर। आपने कहा यहां पर कि ये बड़े आरोप लग रहे हैं, रूस ये बड़े आरोप लगा रहा है कि आपके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है जिसकी वजह से हमें खतरा है। लेकिन सर देखिए, क्या आपको लगता है कि ये जो इनपुट मिला है, क्या ये सच है? क्योंकि बिना इनपुट के अगर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो शायद ये सही नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं जी। ये जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती है ना जी, ये इनके अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से 4 ग्रेड्स होते हैं और 4 ग्रेड्स की बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती हैं और उन चारों ग्रेड्स में बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में रिसर्च और R&R करने का आपको पूरा अधिकार होता है जी। लेकिन उन तमाम ग्रेडों की, इसको BSL बोलते हैं, बायो सेफ्टी लेवल 1, 2, 3, 4, जो आपका नॉर्मल ब्लड टेस्ट टूस्ट होता है, ये BSL 1 है। उससे थोड़ा ऊपर के जो टेस्ट टूस्ट होते हैं वो BSL 2 है। और इसी प्रकार से BSL 3 और BSL 4, जहां पर की डेंजरस पैथोजेंस पर रिसर्च करने का आपको हक है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि आपके पास इस प्रकार की एक लेबोरेटरी एग्जिस्टिंग है तो उसमें कोई गलत नहीं है। वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से, जो जानकारी गलत हो सकती है, मेरी जानकारी के हिसाब से यूक्रेन के पास BSL 4 लेबोरेटरी किसी भी किस्म की नहीं है। लेकिन एक बार के लिए इसको मान लेते हैं ये सही है। जब BSL 4 लेबोरेटरी होती है उसके कई मानक हैं कि आपको इसमें ये चीजें होनी चाहिए, ये उसके सेफ्टी रेगुलेशंस होने चाहिए, इतनी से यहाँ ये रिसर्च आप कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको कोई भी रिसर्च करनी है, आपको अगर कोरोना का इलाज चाहिए, कोरोना का तोड़ चाहिए, तो आपको कोरोना पर रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी तक उसका वैक्सीन निकलेगा, वरना कैसे निकलेगा। तो ये जो BSL 4 की जो लेबोरेटरीज है, तो संभावना इस बात की है कि वहां कोई BSL 4 लेबोरेटरी है और उसमें कोई रिसर्च चल रही है, जिसको कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत रूस ये कहने का प्रयास कर रहा है कि आप उसमें रिसर्च के बहाने से बम बना रहे हैं, बायोलॉजिकल बम। तो ये मेरा मानना है। और मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने की काबिलियत है। अगर वो अमेरिका की मदद से कर रहे हैं और इसका कोई प्रमाण निकल पाएगा तो ये एक बहुत खतरनाक चीज उभर करके सामने आएगी।
और ये किसी भी बड़े ठीक है हादसे में रंजीत जी, रिजल्ट हो सकती है। ठीक है लेकिन रंजीत सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हिंदुस्तान में तीन लेबोरेटरीज हैं, इंडिया में 3 लेबोरेटरीज है, एक भोपाल में है, एक पूना में है, एक सिकंदराबाद में है, जो कि BSL 4 लेबोरेटरीज हैं। उनका हर साल इंस्पेक्शन होता है इंटरनेशनल टीम की तरफ से, और वो देखते हैं कि सेफ्टी रेगुलेशंस लगातार आपके पास सही है या नहीं है। ठीक है रंजीत सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? न्यूक्लियर भी आपका डेवलपमेंट में बिजली बनाने के भी काम आ रहा है, तो हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार की काम पीसफुल मीन्स के लिए भी काम आया करता है। तो ये आप मान ले, मुझे शक है, मेरा मानने की, मुझे लगभग इस बात का यकीन है कि यूक्रेन कोई बायोलॉजिकल बॉम्ब बनाने की तैयारी नहीं कर रहा है। ये मीडिया वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल आपने कहा अभी, आपने कहा कि यूक्रेन अभी उस स्टेज पे नहीं है कि वो बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन जो है वो बनाने में समर्थ है। लेकिन सर देखिए, वो समय भी हमें याद करना होगा जब अमेरिका के कहने पर यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार जो हैं वो रूस को दे दिए थे, और आज शायद वो स्थिति बन चुकी है जब रूस वो तमाम हथियारों को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका आपको बात बताता हूं, एक छोटे से 5 सेकंड लगाऊंगा मैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब, जो कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो न्यूक्लियर डिवाइसेस होती हैं, जो NBC CBRN बॉम्ब्स हैं, ये दिस इज नॉट अ डिवाइस फॉर वॉर, दिस इज अ डिवाइस फॉर पीस। अगर आपके पास 2 देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो वो कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये पीस का यकीन करने का बॉम्ब है, क्योंकि म्यूचुअल न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इस प्रकार के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन एश्योर करेंगे। आज अगर लड़ाई हो जाएगी अमेरिका और रशिया में, तो दोनों में से कोई नहीं बचने वाला है, यह बात आप मान लें। तो ये वेपन ऑफ पीस है। अब आपकी बात बता रहा हूं कि जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम था 1994 में, उसमें बुडापेस्ट मेमोरेंडम में उन्होंने कहा था कि आप अपने तमाम हथियार दे दें, अपनी तमाम काबिलियत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, अपने रिसर्च डेवलपमेंट ये सारा बंद कर दें, इसको डिस्ट्रॉय कर दें, और वो उन्होंने किया। उसके बदले में यूक्रेन को गारंटी दी गई थी कि उनके जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं और जो उनकी सॉवरेनिटी है उसका ऑनर किया जाएगा। और आप देखें कि क्रीमिया पर 2014 में उन्होंने कब्जा कर लिया, तो ये एक प्रकार से उस बुडापेस्ट मेमोरेंडम को निरस्त करके धोखेधड़ी से उन्होंने क्रीमिया ले लिया, और ये भी उनका धोखा है। अगर यूक्रेन के पास आज की तारीख में न्यूट्रॉन एटॉमिक हथियार होता तो रशिया की हिम्मत नहीं थी वो हमला कर देता। माइंड यू, 1994 में यूक्रेन दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी महाशक्ति थी जिसके पास की न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, 1750 न्यूक्लियर डिवाइसेस थे उसके पास। तो अगर वो उनके पास होती तो सवाल पैदा नहीं होता था कि रूस की हिम्मत हो जाती है उस पर अटैक कर देते। लेकिन ठीक है माथुर सर, देखिए इसमें एक सवाल मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा सर। देखिए आपने तमाम चीजें बताई कि आखिर किस तरीके से तमाम रणनीति बनाई गई और क्या चूक जो है वो यूक्रेन ने की, लेकिन ये भी कई बातें समझ में आ रही हैं कि ये अगर हम देखें तो ये एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से ये अमेरिका वर्सेस रूस का युद्ध जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही लगातार की जा रही थी क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको याद हो तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद गढ़ी गई थी, साइन हुई थी, उसके हिसाब से जर्मनी को इन्होंने इतना ह्यूमिलिएट किया, इतना डिसआर्म किया, इतना जलील किया कि वो विद इन 10 ईयर्स जर्मनी में जर्मन नेशनलिज्म इतना स्ट्रांग होकर के उभर करके आया कि अगले 10 साल के अंदर एक और हिटलर साहब आ गए और एक और वर्ल्ड वॉर हो गया। वही किस्सा अमेरिका ने रूस के साथ किया है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, तो सोवियत संघ ने कहा था कि भाई जब वार्सा पैक्ट कंट्रीज को काउंटरवेल करने के लिए आपके पास नाटो बनाया गया था, अब वार्सा पैक्ट कंट्रीज नहीं बची तो अब नाटो का क्या औचित्य है। तो उन्होंने कहा था, जेम्स बेकर साहब ने, जो कि उस समय नाटो के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा था कि नाटो विल नॉट मूव एन इंच ईस्टवर्ड्स। और आप ये देखें कि कालांतर में 2008 के आते आते तमाम रूसी जो वार्सा पैक्ट कंट्रीज थी, 14 देशों को उन्होंने नाटो का मेंबर बना लिया। तो ये एक प्रकार का रूस के साथ वादा खिलाफी थी, लेकिन बावजूद उसके 2008 तक रूस ने कुछ नहीं कहा, चूं भी नहीं कही। लेकिन जो आपका जब 2008 में उन्होंने कहा कि बुखारेस्ट में अमेरिका ने कहा कि अब समय आ गया है कि यूक्रेन और जॉर्जिया को भी नाटो का मेंबर बनाया जाए, तब रूस ने कहा कि भाई इनफ इज इनफ,
आप मेरे बिल्कुल सिर में आके बैठ गए हैं और अब मेरे सिर पे आके नाटो की मिसाइलें लगाना चाहते हैं, नाटो की न्यूक्लियर फोर्सेज लगाना चाहते हैं। तभी 2008 में जॉर्जिया पर हमला हुआ, फिर उसके बाद 2014 में क्रीमिया पे हुआ और क्रीमिया पे कंट्रोल किया गया। तो ये बात आप मान लें कि ये लड़ाई जो है यूक्रेन मोहरा भी नहीं है, मोहरे भी तो ताकतवर होते हैं शतरंज में, प्यादा है जी, यूक्रेन प्यादा है। लड़ाई हो रही है अमेरिका और रूस के बीच में, और इसका जो बहुत बड़ा इसका श्रेय इस लड़ाई का और बहुत बड़ा फायदा इस लड़ाई का एक अदृश्य शक्ति को जा रहा है जिसका नाम है चीन। चीन जो है उसको सबसे ज्यादा इस लड़ाई से फायदा हो रहा है, इकोनॉमिकली उसको फायदा हो रहा है। नहीं तो सर देखिए, एक तरफ लगातार एक तरफ यही बात कही गई थी कि चाइना को इस युद्ध से बहुत लाभ पहुंचने वाला है। अगर ये युद्ध लगातार ऐसे ही जारी रहा तो चाइना को बहुत लाभ पहुंचेगा। लेकिन सर आप ये बताइए कि भारत का रोल क्या होने वाला है, क्योंकि कई बार हमने सुना किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत की है, पुतिन से बातचीत की है, तो क्या इस बातचीत का प्रभाव पड़ रहा है क्या सर इस युद्ध पर? बिल्कुल, आपको मैं बताता हूं, दो बातें बताऊंगा। एक तो बात यह है कि ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का असर, मोर इंपॉर्टेंटली जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल असर है, वो पूरे विश्व में पड़ रहा है। आप चाहे रूस और यूक्रेन के पास हों या दूर हों, उससे डायरेक्टली रिलेटेड हो या डायरेक्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, लेकिन इसका असर पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है। ठीक है सर, ये अर्थव्यवस्था जो पिछले 2.5 साल से हमारे साथ इस वक्त रंजीत सर भी जुड़े हुए हैं। रंजीत सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? उस अर्थव्यवस्था, ठीक है माथुर सर आऊंगा सर, माथुर सर ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है सर, आऊंगा सर। रंजीत सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? और दूसरी बात यह है कि भारत एकमात्र शायद ऐसी शक्तिशाली देश है जो कि अमेरिका, नाटो, यूरोप, यूक्रेन और रशिया तमाम प्लेयर्स के साथ एक बहुत अच्छी गुडविल एंजॉय करता है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि जो स्टेप्स ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन सर, एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल माथुर सर, एक आखिरी सवाल सर। 16वां दिन है और क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आखिर ये युद्ध और कितने दिन चलने वाला है सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये अगर रूस को अपने तमाम जो उद्देश्य लेके वो चले थे, 4 उद्देश्य लेके चले थे वो, कि मैं डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन और रिजीम चेंज एंड नो गोइंग टू नाटो, जब तक वो चारों वो उनका नहीं पा लेते और अगर उस समय तक वो लड़ते रहेंगे। चलिए ठीक है सर, माथुर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रंजीत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि आज 16वां दिन है। हालांकि इंतजार अब इस दिन का है कि आखिर ये युद्ध कब तक खत्म होगा। कोशिशें लगातार जारी हैं। एक ब्रेक।